नमस्कार। ग्रीन ट्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम सभी VBI GK GS क्वेश्चंस MCQs का अध्ययन करेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 परीक्षा के सिलेबस व पैटर्न पर आधारित है। तो टोटल आपका जो GK GS क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटली क्वेश्चन आपके परीक्षा के सिलेबस व पैटर्न पर आधारित है और टॉप VBI क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए और इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप व फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने परीक्षा की तैयारी सफलतापूर्वक कर सके। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी आपको ये बताना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है वहाँ उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पुस्तक रखी जाती थी। थर्ड ऑप्शन है वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। और फोर्थ है आपका वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इन सभी में से जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाता है। वहाँ उच्चतर वर्ग के 3 लोग निवास करते थे। ठीक है, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह जानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता को हम सभी औद्योगिक नगर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत में रेलवे का शुभारंभ करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत में जो रेलवे का शुभारंभ किया था वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेडिकल, लॉर्ड हस्टिंग टैंकर्स, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें से जो भी आपको सही आंसर लगे आपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और ध्यान देंगे कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में टोटल आपका 21,391 पद है और जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो आप सभी एग्ज़ाम पे पूरी फोकस कीजिए तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें से यदि हम राइट आंसर की बात करें तो आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाता है जिन्होंने 1853 में भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई थी। ठीक है, तो भारत में रेलवे का शुभारंभ करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस शहर में हुआ था आपको शहर का नाम बताना है। ऑप्शन है झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या मेरठ। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका मेरठ हो जाता है। ठीक है, तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो मेरठ शहर से स्टार्ट होकर के कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली से होते हुए अवध तक ये फैल चुका था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम का 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश इनमें से किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड या ग्रीनलैंड। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है आपका फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड एक यूरोपीय देश है जिसे झीलों का देश कहा जाता है। वहीं यदि स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड में भी 2800 से अधिक झीलें हैं बट उनको ना कहा करके फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो आपका क्या है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके पास फ्रैंक, लोटी, तेंगे या सेकेल। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन हो जाता है सी यानी कि तेंगे। यानी कि कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे को कहते हैं और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो न्यू सुल्तान।
कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाती है? न्यू सुल्तान, और तेंगी आपका कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? तो जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है वो खाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है मंडर की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक की खाड़ी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका है पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रकार की तबाही के बाद वह जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वैसा जंगल जो किसी प्रकार की तबाही के कारण दोबारा उग जाता है, ठीक है, तो वैसे जंगल को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास प्राचीन वन, खुला वन, द्वितीयक वन, बंद वन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका द्वितीयक वन, यानी किसी प्रकार की तबाही के बाद जो जंगल या वन दोबारा उग जाते हैं उसको द्वितीयक वन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया। तो भारत में जो अब संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या हो चुका है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो यदि हम संपत्ति अधिकार की बात करें तो 1978 में संपत्ति का अधिकार को कानूनी का अधिकार रूप दे दिया गया, ठीक है, जिसका वर्णन हमें संविधान के 300 अनुच्छेद के खंड क में मिलता है। और कब किया गया संपत्ति का अधिकार को कानूनी के अधिकार में? तो ये 44वें संविधान के संशोधन में किया गया था 1978 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी जी जो थे वो संविधान के मूल दस्तावेज को लिखा, ठीक है। और वहीं बात करें कि भारतीय संविधान में प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, तो प्रथम बार जो हस्ताक्षर किया था संविधान के ऊपर वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री KM मुंशी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो यदि हम बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष की तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बनाया गया था इनको? तो 11 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको कब बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी सांसद को किसी राज्य के सीमा एवं नाम में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 3। तो जो संसद को शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 3 है आपका, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में ये वर्णन है कि किसी भी राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा में नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो यह शक्ति किसके पास है? तो सांसद के पास है। ये विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 3 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है परिवहन, दूधालय, जूते का कारखाना या बैंक।
तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण आपका दूधालय हो जाता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वनीय, पशुपालन, खनन, ये सभी का वर्णन हमें प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसे कार्यों का विवरण मिलता है। तो ये 3 भागों में कहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है आपका, तो दूधालय आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या यूको बैंक। तो सबसे पुराना जो सार्वजनिक बैंक है वो आपका इलाहाबाद बैंक है, जिसका स्थापना कब किया गया था, तो 1865 ईस्वी में किया गया था। और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है आपका। और इतिहास में यदि हम बात करें तो भारत का सबसे पुराना, यानी कि इससे भी इलाहाबाद बैंक से भी पुराना बैंक कौन सा है, तो वो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो 1770 ईस्वी में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक है। लेकिन यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आए तो सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो आपका इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। तो हिंद चीन जो पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके पास पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश या फ्रेंच। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें से जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली व्यापारी थे जो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम वास्को डी गामा था, जो समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कहाँ से निकले थे वो, तो पुर्तगाल के लिम्पसन बंदर से निकलकर भारत के कालिकट तट पर 1498 ईस्वी में वो पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसका जन्म किस घटना ने दिया, आपको ये बताना है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, क्रीमिया का युद्ध या डेनमार्क की संधि। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका धर्म सुधार आंदोलन हो जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा पूरे विश्व में जागृत कर दिया। तो धर्म सुधार आंदोलन को हम सभी पुनर्जागरण की घटना के रूप में भी जानते हैं। तो यदि आपके ऑप्शन में धर्म सुधार आंदोलन के जगह पे पुनर्जागरण हो तो पुनर्जागरण भी आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा को ही जन्म दिया था। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन हो या पुनर्जागरण हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो पुनर्जागरण एक ऐसा घटना थी जिन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या किया था, जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास विद्युत वोल्टता के, विद्युत शक्ति की, विद्युत धारा की या विद्युत ऊर्जा की। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका विद्युत ऊर्जा की। तो किलोवाट घंटा जो है आपका वो विद्युत ऊर्जा की एक इकाई है, जिसको सामान्य भाषा में हम सभी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो निम्न में से ऊर्जा का मात्रक जो नहीं है आपको वो बताना है। ऑप्शन है किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल या न्यूटन मीटर। तो इसमें से यदि हम देखें तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और न्यूटन भी आपका ऊर्जा का मात्रक है। बट किलोवाट जो है आपका वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलोवाट किसकी मात्रक है, तो वो शक्ति का मात्रक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो
तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना या लवण का क्रिस्टलीकरण। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टलीकरण ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन नहीं हैं, क्योंकि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और वहीं यदि दूध का खट्टा होना देखें तो दूध यदि एक बार खट्टा हो जाता है तो वो नया पदार्थ बन जाता है, फिर वापस उसे दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्ष निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो किस ऑक्साइड की वजह से होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, केवल सल्फर या सल्फर और नाइट्रोजन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किसका लेपन किया जाता है। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसे रोकने के लिए किसका लेपन किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास जिंक का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का। तो इनमें से जो जिंक है जिंक का प्रयोग किया जाता है लोहे पर जंग से रोकने के लिए। और जब जिंक को लोहे पर लेपन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को यसत लेपन के नाम से हम सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है। ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या ग्रासिका। तो छोटी आंत जो है आपका वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 6.7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी या पानी का दोहन। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है उबलता हुआ पानी। ठीक है, तो उबलता हुआ जो पानी है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, 1799 में हवा महल किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। तो जो हवा महल है राजस्थान में आपका, राजस्थान के जयपुर में, वो किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, रायपुर भट्टी सवाई प्रताप सिंह या फिर रानी पद्मानी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी थे जिन्होंने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण कराया था। इसमें टोटल 953 जालीदार खिड़कियां हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो राजस्थान के जयपुर में। वहीं यदि बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान ने तारावरी किला रानी का निर्माण करवाया था, और रानी पद्मानी जो है वो रतन सेन की रानी थी जो पद्मानी महल में रहती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि से एकत्रित भूमि राजस्व किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसानों के द्वारा जो भूमि को एकत्र किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रियायतवारी व्यवस्था या स्थायी कर प्रणाली। तो जो किसानों से भूमि एकत्र किया जाता है वो आपका रैयतवारी व्यवस्था कहलाती है। यह सर्वप्रथम 1793 ईस्वी मद्रास के बादल महल ज़िले में लागू की गई थी। ठीक है, वहीं यदि जमींदारी की बात करें तो जमींदारी व्यवस्था जो है वो मुग़ल काल और ब्रिटिश काल में प्रचलित किया गया था, और अस्थायी व्यवस्था जो है वो आपका सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, और महलवारी व्यवस्था जो है उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। ठीक है,
तो ये जो किसानों के जरिए भूमि को एकत्र किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो रेतवारी व्यवस्था है, जो 1793 में सबसे पहले मद्रास के बादल महल जिले में लागू की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन कहाँ स्थित है। तो जो सुंदरवन है आपका वो कहाँ स्थित, ऑप्शन है आपके पास गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में या महानदी डेल्टा में। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो सुंदरवन जो है आपका वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। और यहाँ का जो बंगाल टाइगर है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो बंगाल टाइगर कहाँ है, तो सुंदरवन में है, और वो सुंदरवन कहाँ है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो इसमें से कौन सा ग्रह है जिसे आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं। ऑप्शन है आपके पास बृहस्पति, वरुण, प्लूटो या शुक्र। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है शुक्र। शुक्र के अलावा बुध, मंगल, पृथ्वी ये सारे के सारे आंतरिक ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। और सौरमंडल में ये ही 4 ग्रह ऐसा ग्रह है जो ठोस रूप में स्थित है। ठीक है, तो ठोस ग्रह यदि पूछा जाए तो वो 4 ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। और आंतरिक ग्रह भी कौन है, तो शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो इतिहासकार के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो इसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। और ये कौन सा वंश है, तो गुलाम वंश है। कहाँ के रहने वाले थे ये सब, तो तुर्क के रहने वाले थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा वंश आया, तो आपका खिलजी वंश आया। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदी देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा किताब है जिसमें हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान दोनों संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास गीत गोविंद, किताब ए नवरस, बादम शाहनामा या मुत खाब अल तवारीख। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो है किताब ए नवरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो जो भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है वो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन लाइन, ड्यूरेंट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और चीन की रेखा। ड्यूरेंट रेखा आपका भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमा कहलाती है। तो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वो सीमा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा, और भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा ड्यूरेंट रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से हमारा आज का यह सेशन पूरा हुआ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वारीज सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।